सभी को सादर प्रणाम। आज केशव संवाद पत्रिका के चाइनीज वायरस एक वैश्विक संकट अंक के विमोचन के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर नीलम कुमारी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष व केशव संवाद पत्रिका के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनंत कुमार त्यागी जी, केशव संवाद पत्रिका के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री कृपाशंकर जी, आज के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री भगवती प्रकाश शर्मा जी, सुधी पाठक जन एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज संपूर्ण विश्व त्राहिमाम कर रहा है और चीन से उत्पन्न इस विषाक्त वायरस को चाइनीज वायरस का नाम देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विश्व के कई देश ऐसा मानते हैं कि चीन द्वारा इस चाइनीज वायरस को जैविक बम के रूप में बनाना चीन व विश्व स्वास्थ्य संगठन की मिलीभगत है। महाशक्तिशाली बनने की होड़ में चीन ने मानवता को तार-तार कर दिया है और इस पूरे विश्व को घोर संकट में डाल दिया है। केशव संवाद पत्रिका के इस अंक के माध्यम से चीन से उत्पन्न इस वैश्विक संकट, वैश्विक महामारी और चाइनीज वायरस से के परिणामों को इस अंक के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अंक में 26 आलेख हैं, जिसमें एक और जहां चाइनीज वायरस से उत्पन्न भयावह महामारी को और अधिक भयावह बनाने के लिए जिम्मेदार तबलीगी जमात, वामपंथ, देश विरोधी ताकतें व राजनीतिक दलों की भूमिकाओं का वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी ओर संकट के इस क्षण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामाजिक संस्थाएं एवं मीडिया एवं टेलीविजन के रोल और भारत सरकार के द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों एवं प्रयासों के सकारात्मक पक्ष को उजागर किया गया है। आज हमारे लिए बड़े ही गौरव का और हर्ष का विषय है कि केशव संवाद पत्रिका के इस अंक के विमोचन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री भगवती प्रकाश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगी। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भलीभांति किया है। आप नगर संघचालक उदयपुर, प्रांत संघचालक चित्तौड़ प्रांत, क्षेत्र संघचालक उत्तर पश्चिम क्षेत्र व राजस्थान। इसके अतिरिक्त आपने स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक, अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख व राष्ट्रीय सह संयोजक के दायित्व का निर्वहन भी किया है। आप एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने व्याख्यानों को दिया है। आज हम आपको अपने बीच पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज आपसे निवेदन, इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप केशव संवाद पत्रिका के इस अंक का विमोचन करने की कृपा करें और साथ ही अपनी ओजस्वी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेरणा के सभी पदाधिकारी महानुभाव एवं केशव संवाद पत्रिका के संपादक मंडल के सभी सदस्य और बंधुओं बहनों, हम सबके लिए अतीव प्रसन्नता की बात है कि लॉकडाउन में जहां संपूर्ण आवागमन बाधित है, ऐसी स्थिति में भी प्रेरणा के द्वारा प्रकाशित केशव संवाद पत्रिका का यह अंक का आज हम विमोचन कर पा रहे हैं। कलेवर बहुत अच्छा है और यह कोरोना विशेषांक हम सबको अनेक प्रकार की नवीन जानकारियां उपलब्ध कराएगा। आज कोरोना के कारण जो देश में लॉकडाउन की परिस्थिति है, हमारे देश में ही नहीं, विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हुई है और 210 से अधिक देशों में आज 35 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2.25 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में भी आज 32,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन हम देखें तो भारत जो 138 करोड़ जनसंख्या का देश है, वहाँ पर हम 20 से 25 प्रति 10 लाख पर संक्रमण परिमित किए हुए हैं, जबकि अमेरिका में यही संख्या
3-3.5 प्रति 10 लाख पर है। यदि भारत में भी उसी स्तर पर संक्रमण हो जाता तो आज 30 लाख से अधिक लोग भारत में ही अकेले में संक्रमित होते और हमारे देश में अधिक से अधिक 5 लाख हॉस्पिटल बेड्स हम सुलभ करा सकते थे। तो इतने बड़े स्तर पर यदि लोगों में संक्रमण होता तो हमें उन सबकी चिकित्सा देखरेख आदि में अत्यंत कठिनाई आती और एक रोगी पर उसकी चिकित्सा के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये प्रतिदिन व्यय आता है। 15 दिन तक उसे चिकित्सालय में रखना पड़ता है। तो एक प्रकार से भारत सरकार का चिकित्सा विभाग का ही बजट नहीं बल्कि संपूर्ण बजट का एक बहुत बड़ा भाग इसमें व्यय में चला जाता इन सारे कोरोना संक्रमितों की बचाव के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमने जो लॉकडाउन के माध्यम से देश में संक्रमण की दर को नियंत्रित कर लिया और यह भारत की एक बहुत बड़ी विजय है और इसलिए विश्व के लगभग सभी देश आज भारत को अपना एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर हम देखें तो चीन, जहां 17 नवंबर को इस वायरस का पता लग चुका था और दिसंबर अंत तक एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी थी। वुहान का जो वेट मार्केट है उसमें बड़ी संख्या में ग्राहक और उसके जो है कर्मचारियों का संक्रमण हो चुका था और हम पाते हैं कि लगभग जो है फरवरी के बीच में भी इनका चीन में करीब 1700 जो स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके थे। लेकिन चीन इन सारी सूचनाओं को छिपाए रखे रहा और जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के धारा अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उसे 24 घंटे में इसकी सूचना देनी थी। तो एक प्रकार से पूरा विश्व जो ये क्षति उठा रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी चीन को बाध्य किया जाना वैधानिक दृष्टि से तर्कसम्मत हो जाएगा। लेकिन यह तो जो भी होगा वह एक बाद की बात है। लेकिन वर्तमान लॉकडाउन के संबंध में अनेक लोगों की यह धारणा है कि हम लॉकडाउन कर देने से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत क्षति हो रही है। यह बात सत्य है कि देश की अर्थव्यवस्था में लगभग प्रतिदिन जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपए का होता है उसमें से हम मानकर चलते हैं कि 60% की क्षति हो रही है तो प्रतिदिन हमको 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की जीडीपी योगदान की क्षति हो रही है। लेकिन जो हमने संक्रमण की दर को रोक रखा है वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है। देश की आधी जनसंख्या आज कृषि पर निर्भर है और हम ये देखते हैं कि कृषि कार्य यथावत चल रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे देश की आधी जनसंख्या इस संक्रमण और इस पूरे लॉकडाउन से लगभग अप्रभावित रहेगी। इसके साथ ही एक और हमारे देश के लिए एडवांटेज है। आज जो हमारे 75% लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में है। कोई अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई अपनी टैक्सी चलाता है, कोई अपना सब्जी आदि बेचता है, कोई विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र छोटे छोटे व्यवसाय करता है। तो ऐसे लोगों के लिए यह लॉकडाउन समाप्त होते ही अपना कारोबार प्रारंभ करना बहुत सहज हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विश्व के औद्योगिक देशों में सारा सब कुछ संगठित क्षेत्र के हाथ में होता है और इसलिए संगठित क्षेत्र को अपने उद्योग व्यापार वाणिज्य को अपना कारोबार पुनः आरंभ करने में कई प्रकार की बाधाओं का अनुभव होगा। इस दृष्टि से ही विश्व की सारी इंटरनेशनल एजेंसी, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वह अन्य हमारे सारे दूसरे IMF, वर्ल्ड बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय हों, चाहे रेटिंग एजेंसीज हो, सभी का अभी तक यह कहना है कि विश्व में आर्थिक मंदी फैलेगी। वे मंदी का अर्थ ये होता है कि देश का GDP या विश्व का GDP ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, बढ़ने की बजाय घटने लगे। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ऐसा आकलन है कि हमारा GDP की ग्रोथ रेट 1.9% या उसके आसपास रहेगी। तो हम नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ वाले फेज़ में नहीं जाएंगे। हमारा यह जो है किसी भी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हम मंदी की स्थिति में नहीं जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद लगभग एक रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ है कि विश्व के सभी देश अपने यहाँ बाहर से आने वाली वस्तुओं पर रोक लगाएंगे और अपने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण देंगे।
तो इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के दौर में सर्वाधिक लाभ भारत को मिलेगा। हम वर्ल्ड की 16.7% पॉपुलेशन है, जबकि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 3% ही है। और अभी जो यह कोरोना के बाद रिवर्स ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत और हम अगर स्वदेशी भाव से अपने उद्योगों को आगे बढ़ाते हैं तो बड़े आराम से हम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम 10 से 12% कंट्रीब्यूशन अपना ले जा सकते हैं। यदि देश के उपभोक्ता देश में बनी हुई और मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कई बार यह एक भ्रांति हो जाती है कि मेड इन इंडिया तो लिखा मिल जाता है। उदाहरण के लिए चीन अपना Xiaomi का मोबाइल फ़ोन, उस पर लिखा तो होता है मेड इन इंडिया, लेकिन वो केवल 4% वैल्यू एडिशन यहाँ करता है, अपने सारे हिस्से पर जो बाहर से लाता है। तो यह मेक इन इंडिया के नाम पे विदेशी कंपनियां जो केवल यहाँ प्रोडक्ट असेंबलिंग कर रही है और देश जो एक असेंबली लाइंस के देश में बदलता जा रहा था, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और स्वदेशी उत्पादों के प्रवर्तन, जिसे हम कह सकते हैं मेड बाय भारत या मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का प्रवर्तन जिस गति से होगा और देश की जनता यदि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स को समर्थन देगी तो हम बहुत तेज़ी से आर्थिक प्रगति करेंगे। देश में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य की बड़ी मात्रा में प्रगति होगी। उदाहरण मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मान लो मेरा जूता टूट जाता है और मैं पास में कासना में जाके अगर अपना जूता पहनता हूं और 200 रुपये वहाँ के अगर मोची को जाते हैं और वह जूता बनाने वाला अगर 2 घंटे बाद अपने जूता बनाने का कोई सामान पड़ोस के लुहार से खरीदता है, पड़ोस वाला व्यक्ति यदि अपने घर में खाने के लिए कोई सामान खरीदता है, खाने की सामग्री जिसने बेची वह 200 रुपये उसके पास जाएगा, वह उसके बाद उससे अपना कोई कमीज खरीदता है। ऐसे अगर मेरे दिए हुए 200 रुपये अगर वहाँ पर 10 दिन में 50 लोगों में घूम जाएंगे तो वहाँ पर 10,000 रुपये की आय का सृजन होगा, 10,000 रुपये का उत्पादन होगा। और मेरे अगर द्वारा वह चीन का जूता या बाटा का जूता पहना जाता है तो बाटा का जूता, बाटा कंपनी इंग्लैंड की है, और अगर मैं चीन का जूता पहनता हूँ तो वो 200 रुपये वहाँ जाएगा। तो जो 10 मल्टीप्लायर इम्पैक्ट या ट्रांजैक्शन वेलोसिटी से जो 10,000 रुपये की आय का और उत्पादन का सृजन होता वह चीन में होता। इसलिए आने वाले समय में जहां कोरोना के बाद और लॉकडाउन के बाद हम अगर सभी देशवासी स्वदेशी के भाव से मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को यदि खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। और यह बात स्पष्ट है कि भारत वापस डबल डिजिट ग्रोथ यानी 10% वार्षिक से अधिक वृद्धि दर से आगे बढ़ सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि कोरोना और इस लॉकडाउन के कारण देश में बड़ी असुविधा हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि साधारण ऑटो रिक्शा चलाने वाले से लेके, टैक्सी चलाने वाले से लेके, फुटपाथ पर सामग्री बेचने वाले लोगों से लेके, छोटे छोटे जितने दुकानदार हैं, जितने शॉपिंग मॉल हैं, जितना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी लगभग बंद हैं। आज हो सकता है थोड़े समय बाद हमें इसके कारण कई कठिनाइयाँ भी आएँ। उदाहरण के लिए देश के सारे होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। अनेक होटल व्यवसायी ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक से ऋण भी ले रखा होगा, उनको किस्त और ब्याज भी चुकाना होगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम चार्जेस भी चुकाने होंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह आर्थिक क्षति हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि सामान्य ऑटो रिक्शा वाले से लेके एयरलाइंस तक सभी का अभी जो कारोबार बिल्कुल सस्पेंडेड है। तो निश्चित रूप से सबका यह एक क्षति है। और चूँकि यह सब उद्योग और व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां बहुत अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, नहीं के बराबर हो गई हैं, तो सरकार को भी जीएसटी की आय एक प्रकार से क्षति होगी। इस पिछले मार्च महीने में भी क्षति हुई है, अप्रैल में भी क्षति होगी, मई में भी हो सकता है हम आंशिक लॉकडाउन ही खोलने की स्थिति में आ पाएँ। तो निश्चित रूप से यह क्षति तो होगी, लेकिन इस सब से उभरने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने की क्षति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि यदि हमारे यहाँ पर संक्रमण की दर अमेरिका और यूरोप जितनी होती तो हम उतने लोगों की चिकित्सा किसी भी स्थिति में नहीं करा पाते, और इसलिए यह क्षति हम वहन कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी जो मुझे इसमें दिखाई देती है समस्या, वह यह है कि आने वाले समय में जहाँ एक तरफ सरकार का राजस्व भी प्रभावित होगा, सारे उद्योग व्यापार वाणिज्य से जुड़े प्रतिष्ठानों की भी आय बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई है, और इस ऐसे में सरकार को कहीं न कहीं अपना
जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को समाप्त करना होगा और हमें साहसपूर्वक देश में यदि फिस्कल डेफिसिट 10% पे जाता है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ ही उद्योग व्यापार वाणिज्य को अपना कारोबार वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको अगर कोई रिलीफ पैकेज देना पड़ेगा तो उसके लिए भी सरकार को आर्थिक व्यवस्था करनी होगी। आज हम बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हैं। उदाहरण के लिए जो आज विभिन्न वस्तुएं हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें 40 से 80% तक इनपुट्स इंपोर्टेड लगते हैं। हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी बड़ी मात्रा में इंपोर्टेड कंटेंट्स लगते हैं। उदाहरण के लिए जो मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ असेंबल करती हैं विदेशी कंपनियाँ, उनमें भी लगभग 70-80% इनपुट जो बाहर से आता है। आज हम चाहे कारों का असेंबलिंग कर रहे हैं, आज चाहे हम रेफ्रिजरेटर्स का असेंबलिंग कर रहे हैं, या हम देखें तो किसी समय में अपने देश में हम 80% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बना लेते थे। आज 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं। तो हमारी फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी प्रभावित होगी। हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी जो बहुत सारे पार्ट चाइना से आते हैं या अन्य देशों से आते हैं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध होगा कि हम धीरे धीरे ये सारे अपने इनपुट्स जो हम अभी आयात करते हैं धीरे धीरे अपने देश में बनाना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा नहीं है, हमारे देश में क्षमताएं थी। यह तो पिछले दिनों चीन ने बहुत दुर्मंशा के साथ हमारे देश में वस्तुओं की सस्ती डंपिंग करके और एक प्रकार से एक के बाद एक सेक्टर को डी इंडस्ट्रियलाइज करने का षड्यंत्र किया। मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में जो हम स्वावलंबी थे तो चीन ने बहुत सस्ती डंपिंग शुरू की। उदाहरण के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फॉलिक एसिड लगता है, तो फॉलिक एसिड की डंपिंग चीन ने 4,500 रुपये किलो में शुरू कर दी। तो हमारे देश के सारे ड्रग फॉर्मुलेटर्स ने फॉलिक एसिड चीन से मंगाना शुरू कर दिया और हमारे देश में फॉलिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग शून्य हो गई। और जब हमारे देश में शून्य हो गई तो 2016 की जनवरी से दिसंबर के बीच चीन ने फॉलिक एसिड की कीमतें 11 गुनी बढ़ाकर 50,000 रुपये किलो कर दी। लगभग ऐसा उसने प्रत्येक क्षेत्र में किया है हमारे देश के उद्योगों को समाप्त करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में चीन के प्रति संपूर्ण विश्व का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए चीन का आर्थिक बहिष्कार होना बहुत निश्चित है। और चीन का एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी दायित्व बनता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो आज 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां समाप्त होने को है, जहां पूरी दुनिया के जीडीपी में कम से कम $10 ट्रिलियन का सीधी क्षति इस लॉकडाउन के कारण होने वाली है, और पूरे विश्व में जो इसके संक्रमण के कारण बड़ी लोगों की मृत्यु हुई है, संक्रमण में चिकित्सा में भारी लागत आई है, यह सारी क्षतिपूर्ति चीन से लेने का विश्व के सभी देशों का अधिकार बनता है। क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के जो नियम हैं, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, उसके अनुच्छेद 6 में स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी देश में ऐसा कोई जन स्वास्थ्य संबंधी संकट, महामारी जैसा उत्पन्न होता है और ऐसी कोई जानकारी आती है, तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उसको 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचना देनी थी। चीन में 17 नवंबर को इस कोरोना वायरस का पता लग चुका था। दिसंबर अंत में ली नाम के जो वहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह जानकारी दे दी थी कि सार्स से 80% मिलते जुलते सिम्टम्स वाला एक नया वायरस उत्पन्न हुआ है। लेकिन उनको चुप कर दिया, उनके साथियों को चुप कर दिया। लोग कहते हैं उनको शायद जेल में बंद कर दिया, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो चीन ने जानबूझकर ये सूचनाएं छिपाई। चीन ने अपने नेटिजन्स जो इंटरनेट पर सारी सूचनाएं जारी करते हैं, उनको भी चेतावनी दे दी थी कि भाई इस प्रकार की सारी चर्चाएं न की जाएं। तो एक प्रकार उसका फरवरी के मध्य तक भी उसके 1700 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके थे, तब भी उसने WHO को विधिवत सूचना नहीं दी। तो इस प्रकार से उसने जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का उल्लंघन किया और उसके कारण पूरे विश्व की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी चीन बाध्य है। और मुझे लगता है कि दुनिया के सभी देशों को चीन के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करनी चाहिए, और अगर वह नहीं क्षतिपूर्ति करता है तो उसके विरुद्ध रिटेलिएटरी मेजर्स लगाकर और उसकी वस्तुओं
वस्तुओं का बहिष्कार भी करना चाहिए। और निश्चित रूप से एक जो समवेत स्वर पूरे विश्व के बने हैं, जिसको हम वैश्विक चिति कह सकते हैं, उस वैश्विक चिति में जहां एक तरफ दुनिया के सभी देश भारत को एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में देख रहे हैं, आज इंटरनल जो रेजिस्टेंस सुधारने के लिए योग से लेकर आयुर्वेद आदि की तरफ भी विश्व की जाने का मानस बन रहा है, हमारे स्वस्थ व्रत के नियमों की तरफ भी विश्व आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के 200-225 के करीब देशों की वैश्विक चिति एक प्रकार से भारत के अनुकूल बनने जा रही है, और वही वैश्विक चिति एक प्रकार से चीन के विरुद्ध गंभीर और कार्यवाही करने का मानस बना रही है। तो यह भी एक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति दिखलाई देती है। और इस सब में जो सबसे बड़ा लाभ जो मैंने बीच में वह विषय प्रारंभ किया था कि यदि हम अपने देश में उन सारी वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ करते हैं जिनमें कि हम आयात पर निर्भर हैं, जैसे आज 90% सोलर पैनल चीन से आते हैं, इसी प्रकार से अनेक वस्तुएं आज चाहे मोबाइल फ़ोन ले लीजिए या अनेक वस्तुएं जो बाहर से विदेशों से आयात होती है, अगर हम अपने देश में उन सब के प्रतिस्थापन या उन सब के विकल्प अगर उपलब्ध कराते हैं तो इसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं। क्योंकि अब कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद जो इंटरनेशनल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आवागमन लगभग नहीं के बराबर रह जाएगा। अमेरिका ने अपने यहाँ सारे इमिग्रेंट्स के आने पर रोक लगा दी है। दुनिया के सभी देश अपने यहाँ विदेशों से आने वाले लोगों पर और सामग्री पर रोक लगाएंगे, और हमने भी रोक लगाई हुई है और हम भी रोक लगाएंगे। तो देश के उद्यमियों को ऐसी विभिन्न वस्तुओं को बनाने का एक सुअवसर मिलेगा कि जिन वस्तुओं का आयात होता था उनके अभाव में उन वस्तुओं को देश के उद्यमियों द्वारा बनाए जाने पर निश्चित रूप से 3 लाभ होंगे। जब हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से उनको जो मासिक वेतन और मजदूरी मिलेगी तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो बाजार में खरीदारी करेंगे, खरीदारी करने से विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो नया इन्वेस्टमेंट होगा, नया इन्वेस्टमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि जब डिमांड अधिक होगी तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, नया इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर नए लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट, रोजगार। यह हम एक स्वतः स्फूर्त आर्थिक वृद्धि और विकास के दौर में जाएंगे। दूसरा, हमारी बहुत अधिक निर्भरता आज इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर है। उदाहरण के लिए हम जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसमें आज 40 से 80% तक हिस्से पुर्जे आयातित लगते हैं, लेकिन जब विश्व में वस्तुओं का आवागमन बाधित होगा तो इन सारी इंटरनेशनल सप्लाई चेन से बाहर निकलकर हम अपने देश में बनने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन, जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में जो विभिन्न प्रकार के साथ सामान लगते हैं, उनका अपने देश में ही उत्पादन करेंगे और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं इस बात को 2 उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए आज 90% खिलौने देश के बाहर से आते हैं, तो अगर एक खिलौने की कार अपने देश में बनेगी तो उस खिलौने की कार की प्लास्टिक बॉडी बनाने के लिए 2 करोड़ का प्लास्टिक डाई कास्टिंग का माउल्ड बनेगा, तो वो माउल्ड बनाने वाली कंपनी को काम मिलेगा जो पहले नहीं मिल रहा था। जब वह कार यहाँ बनेगी तो हो सकता है कि वो सेल से बनने वाली कार होगी तो उसमें कॉइल लगेगी, कॉइल लगेगी तो उस कंपनी को कॉइल वाले को कॉइल का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो उस कॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम बढ़ेगा। कॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एनामल्ड वायर चाहिए कॉइल बनाने के लिए, तो वायर एनामलिंग कंपनी को काम मिलेगा। वायर एनामलिंग कंपनी को कॉपर वायर चाहिए तो कॉपर ड्राइंग मशीन वाले को काम मिलेगा। कॉपर ड्राइंग मशीन वाला कॉपर इनगोट खरीदेगा। तो एक प्रकार से डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में उत्पादन होता है। और मैं स्वदेशी उत्पाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति का 2000 रुपये का नोट है, वो उसकी जेब में रखा रहता है और वह 6 महीने तक उसके सेफ में रखा रहता है, तो उसका विशेष लाभ अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो वह 2000 रुपये के, मैं हम छोटा सा उदाहरण लेकर उसने 2000 रुपये के लड्डू खरीद कर और लोगों में बांट दिए, या भोजन खरीद कर अभी कोरोना ग्रसित लोगों को खिला दिया, जो बेरोजगार लोगों को खिला दिया। अब 2000 रुपये के जो लड्डू या उसने खाद्य सामग्री के लड्डू जिस दुकानदार से खरीदे, उसको 15 मिनट बाद नया लड्डू बनाने के लिए 2000 रुपये का घी खरीदना होगा, पड़ोस के दुकानदार से वो घी खरीद लेगा।
घी खरीदने वाले को अपना एसी रिपेयर कराना है तो वो 15 मिनट बाद एसी रिपेयर वाले को बुला के उसको एसी रिपेयर वाले को 2000 रुपया दे देगा। एसी रिपेयर वाले को अपने बच्चे की पैंट खरीदनी है, 2000 रुपये की वो पैंट खरीद लेगा। पैंट रेडीमेड वाला सोचेगा कि मुझे नया पैंट बनाना है, वो नया फैब्रिक खरीदेगा। अगर मेरे दिए हुए ये 2000 रुपये उस दिन बाजार में अगर 10 लोगों के बीच घूमेंगे तो वह 20,000 रुपये की आय पैदा होगी, और महीने भर में अगर वो 100 लोगों में घूमेगा तो 2 लाख रुपए की आय, उत्पादन और यह सब सृजित होगा। तो मेरा इस उदाहरण से आपको यह स्पष्ट करना है कि हम अगर अपने देश में स्वदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो ये ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी से बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होता है, बड़ी मात्रा में लोगों को काम मिलता है। एक और बात जो सिल्वर लाइनिंग भारत के संदर्भ में सभी लोगों को दिखाई दे रही है वह यह है कि हमारे देश में 50% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि कार्य अभी इस लॉकडाउन में सबसे कम प्रभावित हुआ है। दुनिया के अन्य देशों में कहीं 2%, कहीं 1%, कहीं आधा प्रतिशत, कहीं 4% जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर है, और इसलिए वहाँ पर तो इतना उनको सिल्वर लाइनिंग यह नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के पास कृषि की सामर्थ्य अपरिमित है। हमारे पास 16 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है खेती योग्य, बाकी ज़मीन तो 32 करोड़ हेक्टेयर से अधिक है। तो ये खेती योग्य 16 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में से आज 7 करोड़ हेक्टेयर सिंचित है। हमारा जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर चला जाता है उसका हम ठीक से उपयोग करें तो 14 से 16 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित कर सकते हैं, और यदि हम 16 करोड़ हेक्टेयर सिंचित भूमि पर खेती करेंगे तो दुनिया की 400 करोड़ से अधिक जनसंख्या, 2/3 के करीब जनसंख्या को हम खाद्य पूर्ति कर सकते हैं। तो भारत विश्व की एक खाद्य महाशक्ति बन सकता है। आज विश्व के सर्वाधिक ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स भारत में हैं, और विश्व में आज ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि आज भी हमारे देश में करीब 2 करोड़ टन अनाज सरप्लस पैदा होता है, और कहीं आलू फेंकना पड़ता है, कहीं टमाटर फेंकना पड़ता है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों को, तहसीलों को, कस्बों को, पंचायतों को अगर फूड सिस्टम में बदलें, जो ज़ीरो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैं वो अगर गाँवों में फार्मर्स की ऑनरशिप में अगर हो, जैसा पिछले बजट में भारत सरकार ने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा है। यदि हम इसी प्रकार से यह जो 5,000 करोड़ का बजट इसे बढ़ाते हुए और अगर गाँवों में फूड सिस्टम की बात सोचें, यानी कि किसान गेहूं की खेती करके तो अधिक लाभ नहीं कमा सकता, लेकिन अगर गेहूं से आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड आदि बनाने के ऐसे ज़ीरो टेक्नोलॉजी या लो टेक्नोलॉजी उद्योग अगर गाँवों में लगते हैं, टमाटो सॉस या पोटैटो चिप्स ऐसे सारे, तो और वो अगर एक्सपोर्ट रेडी होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में संपूर्ण विश्व के लिए हम खाद्य महाशक्ति का स्वरूप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट टैलेंट पूल टेक्निकल मैन पावर का भारत के पास है, और ऐसे में हम एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे विश्व के लिए बन सकते हैं। और आज भी हम देखते हैं तो अमेरिका में हर 7वां चिकित्सक भारतीय है, और हम देखते हैं कि चाहे आज हम ले लें गूगल, ले लें माइक्रोसॉफ्ट, ले लें आज चाहे हम एडोब ले लें, दुनिया की अधिकांश बड़ी ख्यातनाम कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय हैं। भारतीयों की प्रतिभा का एक उदाहरण मैं दे दूं, निकेश अरोड़ा ने कुछ समय पहले सॉफ्ट बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से त्यागपत्र दे दिया था। उनका वार्षिक वेतन 900 करोड़ रुपए था। मेरा कहने का मतलब है कि आज भारतीयों के पास क्षमता है, लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं विश्व की दूसरी कंपनियों के लिए, यानी कि हम सन माइक्रोसिस्टम के लिए काम करते हैं, एप्पल के लिए करते हैं, गूगल के लिए करते हैं। जिस दिन हम अपने लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे, मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जिस दिन हम बनाना शुरू कर देंगे। आज हम अपने देश में जो कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम लेते हैं, विंडोज़ काम लेते हैं, एंड्रॉयड काम लेते हैं। चीन ने अपना चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। आज 40% उनके कंप्यूटर्स विंडोज़ या एंड्रॉयड पे काम नहीं करते हैं, पीसी उनके चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमने भी बीच में BOSS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स और इसके अलावा आज चाहे डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, हम सब SPSS या सिस्टेट काम लेते हैं, तो वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर मार्केट में भी मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड का जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का मार्केट है उसमें मुश्किल से हमारा हिस्सा 1% से भी कम है, $1 ट्रिलियन के मार्केट में। तो हमें केवल वैल्यू एडिशन दूसरी विदेशी कंपनियों के लिए करने की बजाय, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हो,
चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो और चाहे विभिन्न प्रकार के उत्पादों में हो, मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं बहुत छोटा सा एक और उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। हमारे देश में गोधन है, हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं और अगर किसी एक कंपनी को बेचते हैं उसमें भी मजदूर से लेके और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक भारतीय ही हैं। लेकिन वह अगर चॉकलेट और उसका जो है आइसक्रीम या पाउडर का दूध या बटर जो भी बनाती है, छाप अगर नेस्ले की लगेगी तो मुनाफा स्विट्ज़रलैंड जाएगा, टेक्नोलॉजी स्विट्ज़रलैंड की डेवलप होगी। स्विट्ज़रलैंड कितना बड़ा देश है? 41,000 वर्ग किलोमीटर का। हमारा अक्सई चिन्ह जो चीन ने छीन लिया था 1962 में, वही 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। इतने छोटे से देश की दुनिया में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। हाईएस्ट किस लिए है कि पूरी दुनिया भर में उसकी कंपनियां वहाँ के लोगों के और वहाँ के साज सामग्री के माध्यम से वहाँ के उपभोग के लिए ही जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उस पर ब्रांड स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों का लगता है या कोरिया की कंपनियों का लगता है या जापान का लगता है या अमेरिका का लगता है। आज जैसे हम देखें, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 21.5% कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना का है, 17.5% अमेरिका का है, जापान का 10%, कुल मिला के 50% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग तो 3 कंट्रीज़ में। जापान का वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिस्सा केवल 1.6% है। उनका 10% जो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा है, उसका बहुत बड़ा कारण उनका स्वदेशी का भाव है। जापान में केवल 4% कारें विदेशी बिकती है, सारी मेड बाई जापान बिकती हैं। जिस समय कैमरा रोल आता था तो पूरी दुनिया में कोडाक बिकता था, लेकिन जापान में जापानी कैमरा रोल फ्यूजी ही बिकता था। कोडाक ने बीच में आधी कीमत कर दी, तब भी कोई जापानी नागरिक विदेशी माल नहीं खरीदता है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में कोरोना लॉकडाउन के बाद में जिस प्रकार से पूरे विश्व में रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, विश्व में वस्तुओं का, लोगों का आवागमन बाधित होगा। ऐसे में हमें अपने देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। देश के युवा वर्ग को यह सोचना चाहिए कि मैं जॉब सीकर नहीं बनूंगा, नौकरी खोजने वाला नहीं बनूंगा, मैं नौकरी दाता बनूंगा, मैं जॉब प्रोवाइडर बनूंगा। और हमारे युवा लोगों को स्टार्टअप्स के माध्यम से, अपने खुद के एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के माध्यम से स्व उद्यम, अपना कोई न कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रोजगार खोजने के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें एक बात और सोचनी चाहिए कि किसी भी हालत में हमें अपने देश में अगर हम मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन, जो हमारा पॉपुलेशन में 16.7% शेयर है, तो कम से कम 10% तो कर ही लेंगे। और उससे देश में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उस एम्प्लॉयमेंट से आय और आय से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से इन्वेस्टमेंट, और उस सब में हम एक स्वतः स्फूर्त विकास की अवस्था में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोरोना के प्रकोप के बाद हमें अपने देश में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स के लिए छोटे छोटे उद्यमों से लेके एमएसएमई के विकास से लेके बड़े उद्योगों तक सभी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करना चाहिए। और वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन्स हैं उनमें से बाहर निकल के सारे इनपुट्स यहाँ बनाने चाहिए। इसके साथ ही साथ 2 बातें और महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहला यह कि आज के समय में 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो विभिन्न नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के समाधान आने वाले हैं, उन सबको भी हमें अपने देश में ही विकसित करना होगा। तो एक प्रकार से 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो सनराइज सेक्टर्स हैं उन सब की भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी चाहिए। जिनके लिए हम आयात पर निर्भर हैं उन वस्तुओं का भी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम वर्ल्ड अपने 90% सोलर पैनल चीन से मंगाते हैं, तो हमें यह चीन सहित दुनिया के अन्य देशों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें आर्थिक संसाधनों का भी सृजन करना होगा। और आर्थिक संसाधनों के सृजन के लिए 4 ही प्रकार हैं। हमें एक तो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना होगा, उसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को डिसमेंटल करके, और फिस्कल डेफिसिट अगर हम 8 से 10% भी ले जाएं तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई भी मुद्रा का विस्तार होता है उसके साथ अगर उत्पादन बढ़ जाता है, वर्ल्ड उस देश में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाती है, तो वो उससे मुद्रास्फीति नहीं फैलती है। दूसरा, हमें यह करना चाहिए
कि मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी करना चाहिए, मॉनेटरी रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। आज अमेरिका ने अपने जीडीपी का लगभग 10% $2.2 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज दिया है। जापान ने अपने जीडीपी का 20% $1 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज दिया है। आपको याद होगा तो जब 2008 की आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका ने $3 ट्रिलियन की मॉनेटरी एक्सपांशन किया था क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू। जापान ने भी $800 बिलियन का क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था। यूरोप ने भी $1.5 ट्रिलियन का क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था। यानी कि देश में मुद्रा जो प्रसार में है उसको बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी कीमत पर सबसे पहली चीज़ संपूर्ण देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम ट्यूबलाइट और बल्ब फिलिप्स का लाएंगे तो मुनाफा हॉलैंड जाएगा, टेक्नोलॉजी उनकी विकसित होगी। और अगर हम बजाज, सूर्या, कोई भी भारतीय ब्रांड 50 हैं उनको खरीदेंगे, जूते का पॉलिश चेरी खरीदेंगे तो मुनाफा अमेरिका में जाएगा। और अगर जूते का पॉलिश रॉबिन, गेही कोई भी खरीदेंगे तो भारत में उसका मुनाफा रहेगा, हमारी टेक्नोलॉजी सुधरेगी। तो जूते का पॉलिश से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल, कारें, आज अपने देश में जैसा मैंने कहा कि केवल 13% कारें टाटा महिंद्रा की मेड बाय इंडिया बिकती है। 87% कारें हम विदेशी खरीदते हैं, जबकि जापान में वो 4% कारें विदेशी खरीदते हैं, 96% कारें मेड बाय जापान खरीदते हैं। इसीलिए जापान ने इतनी प्रगति की। 1.6% पॉपुलेशन वर्ल्ड में शेयर होने के बाद भी उसका मैन्युफैक्चरिंग में 10% शेयर है। तो मुझे लगता है कि स्वदेशी अपने देश में होम ग्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए हमको टेक्नो नेशनलिज्म या एक तरह से तकनीकी राष्ट्रीयता की भी बात सोचनी चाहिए, कि तकनीकी राष्ट्रवाद की बात भी सोचनी चाहिए। तो इकोनॉमिक पेट्रियटिज्म, आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या स्वदेशी, अपने देश में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें और अपने देश के संसाधनों से हम देश को आगे ले जाएं, तभी हम आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़ के और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विश्व की क्रमांक 1 की मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है। और इसके साथ ही जो भारत का एक सॉफ्ट पावर के रूप में छवि है, जो हमारे योग, आयुर्वेद आदि, जो हमारा दर्शन, वेदांत दर्शन से लेके जो हमारा प्राचीन वैदिक वांग्मय और अन्य में जो खगोल से लेके विभिन्न प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा है, उन सब के आधार पर भारत पुनः विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत पुनः विश्व गुरु की स्थिति प्राप्त करता है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से संपूर्ण वसुधा के लोगों को हम अपना मान के चलेंगे। आज हमने देखा है कोरोना के लिए जिन दवाइयों की 24 दवाइयों और उनके इंटरमीडिएट्स के ऊपर रोक लगी हुई थी, लेकिन जब दुनिया के 30 देशों ने हमसे आग्रह किया तो 55 देशों की हमने कोरोना के समय में दवाइयों की आवश्यकता पूरी की, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि वे सब लोग थैंक यू इंडिया और भारतीय जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला दशक और आने वाली सदी भारतीय सदी और भारतीय दशक होगा और हम सबको उसमें सहभागी होकर और स्वदेशी स्वावलंबन, तकनीकी अपनी घरेलू तकनीकी के विकास, इन सब कामों में लगना चाहिए। तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के लिए योगक्षेम का हम संवाहक बनेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। आप सबका आभार। नमस्कार। केशव संवाद पत्रिका के त्रैमासिक अंक चाइनीज वायरस एक वैश्विक संकट का डिजिटल इनॉग्रेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के विभिन्न हिस्सों, विभिन्न प्रांतों से आप सभी लोग इस ऑनलाइन प्रसारण में सम्मिलित हुए। आपने अपना बहुमूल्य समय इस हेतु निकाला, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं बहन डॉक्टर नीलम जी का, जो इस डिजिटल पत्रिका की संयोजिका रही। वह हम सभी को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर भगवती प्रसाद जी का बौद्धिक प्राप्त हुआ। हमें देखने को मिला कि किस प्रकार कोरोना वायरस की इस महामारी के उपरांत विभिन्न पहलुओं पर क्या असर आने वाला है, हमारी औद्योगिक क्षमताओं पे किस प्रकार का प्रभाव आएगा और किस प्रकार से इस संकट की घड़ी को हम एक भारत की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे पहलू माननीय कुलपति जी ने हमारे तक पहुंचाए। हम सभी इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए आगे आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से भारत की उन्नति हेतु डॉक्टर भगवती प्रसाद जी द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।